मॉर्निंग बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसके पीछे वाले लेक्चर्स में हमने चार्ज का डेफिनेशन और चार्ज की डिफरेंट प्रॉपर्टियों को हमने देखा था, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को देखा था। उसमें कई सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए थे। आई होप कि आपने उसको अच्छे से लर्न कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, चलो अब ये बात तो क्लियर है कि चार्ज क्या होता है ना। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी अपने को पता चल गई है। लेकिन ये क्वेश्चन तो अभी भी है ना कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज देंगे कैसे। क्लियर है। आपने जब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देखा होगा तो हमने वहां पे कहा था कि एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज होते हैं। तो जब कभी भी किसी बॉडी को चार्ज करना होगा तो हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ही सोचेंगे। उसमें भी मैंने आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया था कि प्रोटॉन्स को कभी भी चार्जिंग के दौरान हम लोग ट्रांसफर नहीं कर पाते या कहीं भेज नहीं पाते। वजह आप जानते हो, मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जो आसानी से वहां से रिमूव या ऐड किया जा सकता है वो है इलेक्ट्रॉन। तो जब चार्जिंग की बात भी आ रही है तो दिमाग में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ही आना चाहिए अपने दिमाग में, और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो एक बात तो क्लियर है कि अगर उसे पॉजिटिव चार्ज करना है तो उसे आपको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर उसे नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसे इलेक्ट्रॉन देना होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के अलावे भी और भी कुछ मेथड्स हैं जिनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब ये मेथड्स जो हैं बच्चों, ये थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारी चीजें आप देखेंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होता है ना। न्यूमेरिकल के लिए जब हम लोग का इस चैप्टर का पहला लॉ आएगा जिसका नाम है कूलम्स लॉ, तो वहां से न्यूमेरिकल शुरू होता है। ये भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ही है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना होता है। मान लो कंपटीशन में या बोर्ड में कहीं भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो यहां से आ सकता है। क्लियर है, चलो स्टार्ट करें। ओके, तो आप हेडिंग तो दे दो मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग को डायरेक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सब्सटेंस के नेचर के बारे में बताता हूं कि सब्सटेंस को हम लोग किस किस नेचर में डिवाइड करते हैं। हालांकि ये चीजें आपको पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कैपेसिटर में, इलेक्ट्रिसिटी में, मॉडर्न फिजिक्स तक में आपको डिस्कशन होता रहेगा। ये हर जगह कहीं ना कहीं इसकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे, लेकिन एक बार यहां भी करेंगे, आगे भी करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं सब्सटेंस को उनके नेचर के आधार पे। और नेचर का बेसिस क्या होगा? तो नेचर की जो बेसिस होगी वो होगी कंडक्टिविटी। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सब्सटेंस की। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग देखेंगे। देखो, आपने सुना होगा कि सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एक कंडक्टर और एक दूसरा बैड कंडक्टर, है ना। कॉमन टर्म है कंडक्टर और बैड कंडक्टर। लेकिन आज हम लोग इसमें थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि क्या और भी कोई टाइप है। तो उसका जवाब है यस, एक और टाइप जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि टोटल 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। दैट इज कंडक्टर, जिसको हम लोग गुड कंडक्टर भी बोलते हैं, बैड कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। बैड कंडक्टर के भी कई नाम होते हैं, इंसुलेटर भी उसको कहा जाता है। यहां पे हम लोग उनके लिए एक और टर्म यूज करेंगे जिसका नाम है डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, चलो तो इस तरीके से यहां पे देखो टोटल 3 टाइप के हम लोग सब्सटेंस को लिखेंगे। पहला हो गया आपका कंडक्टर। कंडक्टर, इसको हम लोग गुड कंडक्टर भी बोलते हैं, है ना। गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। और दूसरा जो आपका है वो है आपका बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर, या फिर एक नाम और है इंसुलेटर। इंसुलेटर, या फिर एक नाम और है जो बहुत खास है बच्चों, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक, है ना। इसको आप देखो, इसको तो आप
बहुत अच्छे से समझ लो कि यहां पे हम लोग इसका बहुत यूज करने वाले हैं। डाई इलेक्ट्रिक बोले या इंसुलेटर बोले या बैड कंडक्टर बोले, ये तीनों क्या है, सेम। और जो तीसरा है वो है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, तो देखो अब कौन कहां पे क्या क्या होना है, अब इसमें कहां कहां पे किसकी क्या चर्चा होगी। बच्चों नंबर 1 और नंबर 2 का तो यूज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर, ये 3 टॉपिक में करने जा रहे हैं। इसका यूज अभी नहीं करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर का। ये आपके सामने आएगा मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर के नाम पे एक पूरा चैप्टर ही है। तो अभी अपने सामने कौन कौन आने वाला है, अभी अपने सामने आने वाला है कंडक्टर और बैड कंडक्टर। क्लियर है? तो हम लोग इन दोनों के ऊपर ही अपने डिस्कशन को लिमिट रखेंगे। सेमीकंडक्टर नाम से भी आपको क्लियर हो रहा है कि ये इन दोनों में बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। सेमीकंडक्टर जैसे ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का मतलब फुल ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक का मतलब कुछ उसमें मैनुअल भी है और कुछ ऑटोमेटिक भी है। ठीक इसी तरीके से बच्चों सेमीकंडक्टर की जो खासियत होगी वो कंडक्टर वाली ही होगी, लेकिन परफेक्ट कंडक्टर होने के बजाय वो उससे थोड़ा नीचे होगा प्रॉपर्टी में। तो अभी अब कंडक्टर परफेक्ट होने के लिए क्या चाहिए और बैड कंडक्टर क्या है, तो सीधी सी बात है कंडक्टर और बैड कंडक्टर ये दोनों 2 एक्सट्रीम पे हो गए और इनके बीच में लाई करेगा आपका सेमीकंडक्टर। ओके, तो पहले आप इन तीनों नाम को लिख लो, फिर मैं समझाता हूं 1 बाय 1 करके ये सब हैं क्या। लिख लिया आपने? लिख लो जल्दी से। ओके, चलो अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि आखिर ये कंडक्टर क्या है और बैड कंडक्टर क्या है, तब उसके बीच में ऑटोमेटिकली सेमी आ जाएगा। देखो कोई भी सब्सटेंस जो है बच्चों वो बना हुआ है एटम का, कोई भी सब्सटेंस एटम्स का बना होता है और एटम के सेंटर में क्या होता है आपका प्रोटॉन्स, है ना। एटम के सेंटर में क्या होता है प्रोटॉन्स, जो कि न्यूक्लियस के रूप में होता है। उसमें सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री के थ्रू इस बात को जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में डिफरेंट ऑर्बिट में जो है वो घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। कौन? इलेक्ट्रॉन्स, और जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये सारी बातें अपने को पता है पहले से, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब देखो होता क्या है, एक बात तो अपने को पता चल गया कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, प्रोटॉन कहीं नहीं जाने वाला है। तो इस चीज को तो हम लोग बार बार लिख लें कि प्रोटॉन्स जो होते हैं, प्रोटॉन्स बच्चों प्रोटॉन्स जो होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड, है ना, ये फिक्स्ड होते हैं। कांट मूव, ठीक है, और कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, है ना, कांट बी ट्रांसफर्ड। आ रही है बात समझ में? तो ये प्रोटॉन का तो हिसाब किताब ही नहीं है। हाँ, ड्रास्टिक कंडीशन में आपका ये जब प्लाज्मा फॉर्म में प्योर प्रोटॉन होता है तो वो अलग चीज है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वो सब अलग मामला हो गया। लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप प्रोटॉन को मूव करवाने की बात या प्रोटॉन को ट्रांसफर करने की बात मत सोचो। तो इसका मतलब है कि सारी डिस्कशन जो हमारी आ गई किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। न्यूट्रॉन के बारे में तो बात ही नहीं करनी है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं के ऊपर में अपने को सोचना है, इन्हीं के बारे में सोचना है कि ये क्या क्या कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इनके बारे में अपने को सोचना है कि ये क्या क्या कर सकते हैं। ये आपके जो अलग अलग सब्सटेंस हैं उनकी जो नेचर है उनको डिसाइड करने वाला कौन है? ये इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं मे बी मूवेबल, may not be movable। मतलब कि आपका ये जो है बच्चों ये मूव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। मे बी मूवेबल, मूव कर भी सकता है, मूव नहीं भी कर सकता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। और इसी के वजह से हम लोग डिसाइड करते हैं सब्सटेंस के नेचर को। तो अब देखो क्या है,
जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स जिनको हम लोग गुड कंडक्टर्स बोलते हैं, तो उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेज सकते हैं। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अभी जैसे मैंने बोल दिया फ्री होता है, अभी आप समझ भी लो कि फ्री होता है, लेकिन एग्जैक्ट इनका माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, इसकी जो डिस्कशन है वो थोड़ी सी आएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और फुल डिस्कशन हम लोग सेमीकंडक्टर में जब मैं आपको बैंड थ्योरी पढ़ाऊंगा, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, तो मैं आपको एक्चुअल बताऊंगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री है, कहीं से टपक के गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन फ्री है मतलब क्या फ्री का मतलब होता है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न फिजिक्स के सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। नाम सेमीकंडक्टर का है लेकिन वहां कंडक्टर की भी चर्चा होगी। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो कि कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर। मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मूव कर सकते हैं फ्रीली, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होने में कोई समस्या नहीं है, बिना किसी रेसिस्टेंस के, छोटे से छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल के एप्लीकेशन के ऊपर। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल सुन के घबराना मत, ये चीजें नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में आएंगी। आप बस खाली ये समझो कि कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। क्लियर? अब बैड कंडक्टर्स कौन होंगे? तो सीधी सी बात है, अब गुड में अगर आराम से मूव कर रहा है तो बैड में वो मूव नहीं करेगा, है ना। बैड कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय देयर न्यूक्लियस। सीधी सी बात है कि गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस को छोड़ के मूव कर सकते हैं, है ना। वहां पे कंडक्शन बैंड है, वो अलग अलग बैंड में मूव कर सकते हैं। लेकिन बैड कंडक्टर में दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड विद देयर न्यूक्लियस, ठीक है ना। वहां उनकी एक बॉन्डिंग बंदी होती है, वो उसको छोड़ के नहीं जा सकते। आ रही है बात समझ में? किसमें? बैड कंडक्टर में। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, गुड कंडक्टर का डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बैड कंडक्टर के बारे में देखते हैं। इसमें से कुछ लिखना हो तो लिख लो। अब बच्चों यहां पे देखो, हमने लिखा है कंडक्टर्स के बारे में कि कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव एनीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी जा सकते हैं, समझे ना। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर बोल रहे हैं। और एग्जांपल तो आप जानते हो पहले से, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, जितने भी मेटल्स हैं ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो आपको कंडक्टिविटी जो शो करते हैं वो कंडक्टर के कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? तो इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम लोग इंसुलेटर की बात करते हैं। लिख लिया आपने? चलो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों बैड कंडक्टर की। जो बैड कंडक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बैड कंडक्टर्स या इसका जो दूसरा जो नाप मैं बोल रहा हूं बार बार वो है डाई इलेक्ट्रिक। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब ये क्या होता है? तो सीधी सी बात है, एक चीज तो क्लियर है इसके बारे में कि ये आपका ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो सर्टेनली नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा मत सोचना, ये मत सोचना कि बैड कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, क्योंकि बैड कंडक्टर भी आखिर किसका बना होगा? एटम्स का ही बना होगा। बैड कंडक्टर में भी एटम तो होंगे ही, और एटम्स होंगे अगर तो एटम्स के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, और उसके सराउंडिंग में क्या होगा बच्चों? तो अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते हुए इलेक्ट्रॉन्स। बट इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दे अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। वो बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत आराम से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते। तो रिमूव नहीं कर सकते इसका मतलब है कि आपका इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूवेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव एनीवेयर। ओके, तो हम लोग सबसे पहली बात लिख देंगे यहां पे बैड कंडक्टर के केस में, इन दिस
case electrons are not free to move under the application of external electric force। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है ये सब तो हम लोग सीखेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझो कि कुछ भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स लगा लो, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते। ये मूव करेंगे तो अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब जब ये मूव ही नहीं कर सकते तो फिर ट्रांसफर करने की बात भी नहीं आती है। मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो आप करवा ही नहीं सकते हो। लेकिन यहां एक काम हो सकता है, यहां एक चीज होता है, एक स्पेशल फैसिलिटी है यहां आपके पास। इलेक्ट्रॉन्स को आप हटा नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित कर सकते हो। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक, बहुत डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। जैसे देखो अभी इसमें सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है, सिमेट्रिकली, है ना। सिमेट्रिकली मतलब कि सर्कल के फॉर्म में आपको दिख रहा है। ये दरअसल स्फेरिकल भी होता है। तो इस केस में आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकली है और सेंटर में आपका पॉजिटिव भी है, तो इस इलेक्ट्रॉन का भी इफेक्टिव जो सेंटर होगा वो सेंटर पे ही होगा, है ना। मतलब ये भी सिमेट्रिकली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपका सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। आप अगर सोचो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर इस तरीके से मूव करवाने के बजाय कुछ ऐसा डायग्राम सोचो, ये डायग्राम, कि ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरीके के इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा हो, है ना। ऐसा क्यों घूमेगा ये तो हम लोग खैर बाद में सीखेंगे, ऐसा क्यों घूमेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज देखो कहां पे है, इस तरीके से न्यूक्लियस के सेंटर पे। इन दोनों डायग्राम में फर्क देख रहे हो। यहां पे क्या हुआ कि सेंटर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर तो यहां बीच में है ही, और अगर इलेक्ट्रॉन भी रिंग के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमने 11th में सेंटर ऑफ मास पढ़ा था कि रिंग के ऊपर अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में होता है। ठीक इसी तरीके से यहां पे हम लोग आगे चल के जब इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे टॉपिक, तो वहां मैं आपको बताऊंगा सेंटर ऑफ चार्ज। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो भी सेंटर में ही होगा, यानी प्लस माइनस की लोकेशन समझो एक तरीके से एक ही जगह पे है। और इसी इलेक्ट्रॉन को अगर ऐसे डिस्टॉर्ट कर दिया जाए, अब ये डिस्टॉर्ट कैसे होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिस्टॉर्ट होगा। इसकी पूरी मैकेनिज्म हम लोग सीखेंगे आगे चल के। लेकिन फिलहाल अभी आप समझो कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये डिस्टॉर्शन होता है। डिस्टॉर्ट का मतलब बिगाड़ देना, शकल बिगाड़ देना। तो अब इस केस में क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो आगे की ओर शिफ्ट कर जाएगी, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज का सेंटर हो गया। जो यहां पे ये दोनों एक ही जगह पे थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि सेंटर में पॉजिटिव था और इलेक्ट्रॉन भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो सेंटर बीच में ही आ गया। यहां पे ये डिस्टॉर्ट हो जाने की वजह से अब देखो पॉजिटिव अलग और नेगेटिव अलग। हालांकि नेगेटिव इसको छोड़ के गया नहीं है, बस थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से बच्चों एक स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम लोग ऐसे सिंबल करके दिखाते हैं। ऐसे हम लोग एक राउंड कर देंगे और यहाँ पे प्लस बना देंगे और यहाँ पे माइनस। प्लस साइन ये दिखाएगा कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज। माइनस साइन ये दिखाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंटर है वो थोड़ा शिफ्ट कर गया है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी को हम लोग लास्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट में आएगा, समझे ना, सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इसको बोलते हैं। तो देखो जो बैड कंडक्टर होता है, ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है बैड कंडक्टर, इसके इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्री नहीं होते, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे आपका क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, है ना। तो बैड कंडक्टर्स जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर ऐसे ही मॉलिक्यूलर डाइपोल्स होते हैं, ठीक है ना। इसको मॉलिक्यूलर डाइपोल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है।
ये मॉलिक्यूलर डाइपोल भी कहलाता है, मॉलिक्यूलर डाइपोल, ठीक है ना। तो आप आज से बैड कंडक्टर में ध्यान रखना कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बट दे आर मेड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, ठीक है ना। उसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बने होते हैं, उनकी बनने की संभावना होती है, किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो इन डिटेल्स को हम लोग आगे भी और लिखेंगे कि ये कैसे कैसे होता है, लेकिन फिलहाल अभी आप डायग्राम वगैरह बना लो, और जो रियल चीज है वो ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव। क्लियर है? इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब रही बात सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, फ्री होते हैं और बाकी बाउंडेड होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ फ्री होते हैं बाकी बंधे हुए होते हैं? ऑन सर्टेन कंडीशन उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। ये जो डिटेल्स है ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में ही मिलेगा। अभी आप ये सोच के चलो कि अगर कोई आपसे पूछे, हालांकि अपने को जरूरत ही नहीं है उसकी यहाँ पे, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये बोलो कि जो सेमीकंडक्टर है उसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है वो बहुत ही कम अमाउंट में फ्री होती हैं जो कि मूव कर सकती हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसके बाउंडेड ही होते हैं। मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन्स है एग्जाम्पल के लिए, उसमें से 5-6 फ्री होंगे, ठीक है ना। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इतनी ज़्यादा फ्री नहीं होती है जिससे कि इसको हम लोग कंडक्टर की कैटेगरी में डाल सके। आई बात समझ में? तो ये आप याद रखना सेमीकंडक्टर के बारे में। अब चलो वापस आते हैं, आखिर हम लोगों का टॉपिक क्या था? तो हम लोगों का टॉपिक था बच्चों चार्जिंग का, है ना। तो अब हम लोग वापस चार्जिंग पे आते हैं। बीच में ये सब्सटेंस के टाइप को हमने पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में तो देयर आर 4 मेथड्स, 4 मेथड हैं चार्जिंग के। हालांकि इसमें से जो है एक मेथड जो है, जो भी आप हम लोग लिखेंगे, वो सबसे ज़्यादा यूज आता है चार्जिंग करने में, ठीक है ना, प्रैक्टिकल चार्जिंग में। अदरवाइज मेथड्स तो सारे हैं जिससे नेचर में जो मिलता है अपने को वो सब मैं लिख के दिखाता हूं आपको। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला जो आपका आएगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये नोट डाउन कर लो मेरे साथ साथ आप। अब इसका नाम आपने पहले सुना होगा, आज हम लोग देखेंगे। इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। दूसरा है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, जो सबसे ज्यादा कॉमन है ना, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। उसके बाद तीसरा है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। एंड फोर्थ है चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, है ना, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। ये 4 मेथड्स हैं जो आपको अभी पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहले नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो आप नंबर 1 हेडिंग दो, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। तो देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम लोग करते क्या है, ये सबसे पहला जो चार्ज का कॉन्सेप्ट आया ना बच्चों, सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट आया इसी मेथड से आया। मतलब ये बहुत पहले एंशिएंट हिस्ट्री में लोगों ने देखा कि एक ग्लास रॉड को, ठीक है, ग्लास रॉड को किसी सिल्क के साथ या ऊल के साथ, है ना, किसी सिल्क के कपड़े के साथ अगर किसी ग्लास रॉड को अगर वो रब कर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि ये दोनों जो बॉडीज हैं ये चार्ज हो जा रही हैं। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, मान लो कि हमने क्या किया कि एक सिल्क लिया, सिल्क का कुछ भी थ्रेड लिया, उसमें एक ग्लास रॉड को हमने रब किया, ठीक है, उसको रख दिया। फिर दूसरे ग्लास रॉड को भी रब किया
और इन दोनों ग्लास रॉड को जब हमने आपस में क्लोज किया तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। तो वहां से लोगों के दिमाग में आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसा हो गया इन दोनों के रबिंग की वजह से कि इनके बीच में एक फोर्स लगने लगी, और वो ग्लास रॉड भले ही आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, लेकिन वो उस सिल्क को वो क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। ऐसा ही बच्चों एक इबोनाइट रॉड के साथ और कैट के फर के साथ, मतलब उसके जो बाल होते हैं उसके साथ भी इबोनाइट एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक का रॉड है, उसके साथ भी किया, जो मैं लिखवा दूंगा अभी। मतलब कि कहने का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे आप ये समझो कि दो सब्सटेंस को जब आपस में रब करते हैं, एक दूसरे के ऊपर उसको घिसते हैं, तो वो दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है कि दोनों बॉडी चार्ज्ड हो जाते हैं। अब ऐसा क्या होता है, सोचो। नेचर में बच्चों इसके ढेर सारे एग्जाम्पल है। एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग जो है, आसमान से जो बिजली गिरती है, वो भी इसका एग्जाम्पल है, जो हम लोग आगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग की बात करूंगा। क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पे होता क्या है, जब आप दो बॉडी को, जैसे मान लो एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है ना, मान लो एक बॉडी ए है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं था, और एक दूसरी बॉडी है, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं बी। जब इन दोनों को आपस में हम लोग रब किए, ठीक है, इन दोनों को आपस में रब किए, तो फ्रिक्शन से वहां पे हीट प्रोड्यूस हुआ। आप जानते ही हो फ्रिक्शन एक नेगेटिव वर्क करने वाला फोर्स है। जब आप किसी दो बॉडी को रब करते हो तो फ्रिक्शन मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो वहां पे क्या होता है कि जो आपका वर्क डन है, फ्रिक्शन का जो वर्क डन है, वो वहां पे लॉस होता है, और वो किस रूप में डेवलप करता है, हीट के फॉर्म में। तो जब दो बॉडी को हम लोग रब करते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी पैदा होती है, और उस हीट को वो दोनों बॉडी जो है एब्जॉर्ब करते हैं। कौन दोनों? जिनको आपने आपस में रब किया, यानी एक दूसरे के ऊपर जिसको आपने रगड़ा, वो दोनों ही उस हीट को क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। अब कहोगे इससे क्या होगा? तो देखो, अब जैसा कि हमने अभी देखा था कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, दे ऑल आर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव क्यों करना है? क्योंकि आपको बॉडी को क्या करना है, चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, तो फॉर दैट यू हैव टू सप्लाई सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक न्यूनतम मात्रा तो आपको सप्लाई करनी होगी इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो एनर्जी गेन करके इस एटम के चंगुल से फ्री हो जाए, इस एटम के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी किसी भी फॉर्म में। यहां पे ये एनर्जी जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जब दो बॉडी को आप रब कर रहे हो तो फ्रिक्शन की वजह से वहां हीट पैदा हो रहा है, दोनों बॉडी उस हीट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, और उसमें से जिसका इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान रखो, हीट दोनों ने अब्सॉर्ब किया है, लेकिन दोनों में बॉडी में एक फर्क होगा, दोनों का नेचर अगर अलग है। जैसे मान लो एक हम लोग बोल रहे हैं ग्लास रॉड है, दूसरा सिल्क है, तो बच्चों अलग अलग सब्सटेंस के जो एटम होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिकल फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करते हैं। कुछ एटम होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव। तो कुछ एटम ऐसे होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं, उनसे छुड़ाना मुश्किल होता है। तो ऐसे एटम को बोलते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उतने स्ट्रांगली उससे अटैच्ड नहीं होते हैं, तो थोड़ी बहुत एनर्जी आने पे भी वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वी हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और बच्चों इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन।
ये चीज आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, बहुत डिटेल में वहां भी पढ़ोगे वर्क फंक्शन का। तो बच्चों यहाँ पे वर्क फंक्शन एक टर्म अभी मैं लिखवाऊंगा, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन वह न्यूनतम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी एटम को अगर सप्लाई कर दिया जाए, किसी सब्सटेंस को सप्लाई कर दिया जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकते हैं। तो अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, जब दो बॉडी को आपने रब किया, अब मैं सबको फिर इकट्ठा करता हूं, दो बॉडी को आपने रब किया, दोनों के बीच में हीट पैदा हुआ, दोनों बॉडी ने ही उसको एब्जॉर्ब किया, लेकिन उसमें से जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, ध्यान सुना, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव कम है, उसका इलेक्ट्रॉन डी अटैच हो जाएगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा और ऑटोमेटिकली जो दूसरा सब्सटेंस होगा, अगर इसके कंपेयर में उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेगा। तो इस तरीके से दो न्यूट्रल बॉडी को आपने रब किया, लेकिन हुआ क्या, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे में चला गया। तो ये जो प्रोसेस हुआ बच्चों, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मतलब कि आप ये सोचो कि अगर ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, मतलब इसको अपने इलेक्ट्रॉन से लगाव कम है, बी को अपने इलेक्ट्रॉन से लगाव ज्यादा है, तो जब इन दोनों को रब करोगे तो होगा क्या कि इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इसके पास चला जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई और वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन लूज कर गया। तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया बच्चों, और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिवली चार्ज हो गया। क्लियर? तो ये आपका फ्रिक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन बच्चों यहां पे एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो चार्जिंग का जो मेथड है, नॉर्मली हम लोग इसको अप्लाई करते हैं बैड कंडक्टर्स के लिए, गुड कंडक्टर्स के लिए अप्लाई नहीं करते। क्योंकि देखो गुड कंडक्टर के केस में क्या होगा कि वो भी इलेक्ट्रॉन लूज तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर बहुत आराम से होता है, तो अगर किसी आयरन के रॉड को या कॉपर के रॉड को अगर आपने टच भी कर लिया, हाथ से टच करके अगर आप ऐसे कर रहे हो, तो होगा क्या कि आपका बॉडी भी एक प्रकार का कंडक्टर है, तो जो भी उसको इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो आपके बॉडी से इसको मिल जाएगा। तो उस केस में आपको बहुत ही इंसुलेटिंग ग्लोव्स पहन के, मतलब खाली हाथ से आप नहीं पकड़ोगे, बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। लेकिन हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि कंडक्टर को चार्ज करने का और भी मेथड है जो मैं भी बताऊंगा। तो इस मेथड का यूज जो आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, वो जनरली हम लोग किसके लिए करते हैं बच्चों? बैड कंडक्टर्स। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में, ठीक है, तो मैंने सारा कुछ लिख दिया है कि इफ वी रब टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर देन देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। और ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनके बीच में हीट का प्रोडक्शन होगा, और जो डिटेल्स मैंने आपको दिया है वो लिखने का जरूरत नहीं है, आप दिमाग में रखना, हीट के प्रोडक्शन से इलेक्ट्रॉन्स अब्जॉर्ब करेंगे और वो हो सकता है कि अपने एटम के अट्रैक्शन से फ्री हो जाए। उसमें से भी जिस सब्सटेंस की इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी वो गेन कर लेगा। ठीक है, एंड इन दिस वे फाइनली वी विल गेट टू अपोजिटली चार्ज्ड बॉडीज। अपने को दो बॉडी मिल जाएंगी जो अपोजिटली चार्ज है। और इसका एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो अगर आपसे पूछेगा तो ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है कि अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो याद रखना ग्लास रॉड प्लस होगा और सिल्क माइनस। इसका मतलब ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और अगर इबोनाइट और फर की बात करें, ये एक प्रकार का ये भी प्लास्टिक सब्सटेंस है, और फर बोलते हैं मतलब बाल को, है ना, जो कैट के फर की बात करें, तो इन दोनों के बीच करें तो यहाँ रिवर्स हो रहा है, इबोनाइट आपका नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव। तो इसे लिख लो। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो अभी हमने देखा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं बैड कंडक्टर्स के लिए, लेकिन बच्चों ये जो है अपना चार्जिंग बाय कंडक्शन, दिस इज यूज्ड फॉर कंडक्टर्स। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों
अगर हम लोग चारों मेथड की बात कर लें तो प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में आखिर करते क्या है? देखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या करते हैं, नाम से ही लग रहा है ना, कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है कंडक्ट करना, है ना। आपने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, कुछ वैसा ही है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दो कंडक्टर लेते हैं, ठीक है। एक कंडक्टर जो कि चार्ज्ड है और दूसरा कंडक्टर जिसे अपने को चार्ज करना है। समझ में आ रही है बात? जैसे देखो, यहाँ पे हमने एक स्फेयर लिया, है ना, और ये जो स्फेयर लिया हमने एक कंडक्टिंग स्फेयर लिया। कंडक्टिंग स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर। कंडक्टिंग स्फेयर का मतलब समझ रहे हो ना, एक गोला है जो मेटल का बना हुआ है, कंडक्टर का बना हुआ है, और ये चार्ज्ड है। और ये क्या है बच्चों? चार्ज्ड है। मान लो इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है और इसके ऊपर चार्ज जो दिया है वो प्लस क्यू दिया है। क्लियर? एक दूसरा कंडक्टर जो अपना है, जो इसके पास में ही रखा हुआ है, और ये भी कंडक्टर ही है, मतलब मेटल का ही बना हुआ है, बट ये अनचार्ज्ड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर। आ रही है बात समझ में? तो ये चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेयर हुआ और ये क्या है? अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेयर। अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट ये है कि चार्ज को यहां से यहां तक ट्रांसफर करना है ताकि चार्ज की कुछ मात्रा इसे भी मिल जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? तो देखो बच्चों, अगर हम लोग एक मेटालिक वायर लें, देखो ये वायर है, अभी ना ये इसको ना हम लोग स्विच बोलते हैं, स्विच। ये आप देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये जो सिंबल बनाया है हमने, ये जो सिंबल यहां पे बनाया है, ये सिंबल जो है ये स्विच कहलाता है। अभी ये स्विच ओपन है ना, स्विच ओपन है अभी, मतलब इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है किसी भी वायर के थ्रू, अभी ऑफ है। तो इस पे चार्ज आपका प्लस क्यू है, इस पे 0 है। अब देखो, अगर आपको इसको चार्ज देना है तो आप क्या करेंगे? इस स्विच को क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे लाइक दिस। मैं एक और डायग्राम बना देता हूं पास में, कि ये आपका स्फेयर हो गया, ये वाला, और ये सेकंड वाला हो गया बच्चों, और इन दोनों को हमने इस वायर के साथ क्या कर दिया है? अब कनेक्ट कर दिया है। तो आफ्टर कनेक्टिंग द स्फेयर्स क्या होगा, जरा सोचो। देखो, इसी चैप्टर में आगे चल के जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहां से तो इसको बहुत आराम से बताया जा सकता है कि चार्ज की ये टेंडेंसी होती है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है, तो इसका चार्ज फ्लो करके इसके पास आ जाएगा। लेकिन मैं अभी यहां इसको यूज कर नहीं सकता। क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि तुमने तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा ही नहीं है, वो तुम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी मैं आपको अभी समझा देता हूं, तब भी ये समझ में आपको आ जाएगा कि यहां पे आखिर चार्ज इससे फ्लो होके इसमें क्यों जाएगा। आप देखो, समझो मेरी बात को। इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो कोई भी बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। क्योंकि अपने को ये पता है बच्चों, मैंने शुरू से ही आपको बोला है कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास प्रोटॉन्स हैं। इसके पास ये हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसका इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया है, इसलिए इसके ऊपर क्या है? आपका पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इसको इस दूसरे बॉडी से कनेक्ट करोगे जो कि अनचार्ज्ड है, अनचार्ज कहने का मतलब इसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, तो स्वाभाविक सी बात है ये एक ऐसा एरिया है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब नेट प्लस चार्ज है। तो जैसे ही कनेक्ट करोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, किसके? अनचार्ज्ड स्फीयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करके, यानी वो अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आएगा। सच्चाई समझो, आपको देखने में लगेगा कि इधर से इधर प्लस गया, वो प्लस नहीं जा रहा है। इससे क्या होगा कि जब आप कनेक्ट करोगे तो यहां से जो है इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर आएंगे
तो ऑटोमेटिकली इसकी जो प्लस चार्ज की जो मात्रा है, यानी प्लस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, वो थोड़ा सा घटेगा, है ना, क्योंकि अगर माइनस उधर से आएगा तो इसकी प्लस चार्ज घटेगी, और ऑटोमेटिकली अगर इधर से माइनस आ रहा है तो इसके ऊपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। एक समय आएगा, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चलता रहेगा। ये बच्चों ठीक इसी तरीके से है कि एक बड़ा टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, एक छोटा टैंक है जिसमें पानी नहीं है। अगर पाइप से कनेक्ट कर दोगे तो वाटर तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का लेवल सेम हो जाए। वहां लेवल की बात करते हैं, यहां हम लोग बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब ये पोटेंशियल क्या है तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी अपने को जब मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल तो मन में सोच लो, हाँ सर ने बताया पोटेंशियल। आपको मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए कि आखिर इसका इलेक्ट्रॉन क्यों यहां से ट्रांसफर होके इसके पास आया। समझे? मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो अब इस तरीके से देखो क्या हुआ। इस तरीके से ये हुआ कि आपको देखने में क्या फील होगा कि इसका प्लस क्यू जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया Q1 और Q2 में, ठीक है ना। मतलब कि इसका ही कुछ हिस्सा इसके पास चला गया। देखने में तो ऐसा फील होता है कि इसके प्लस चार्ज से कुछ प्लस चार्ज निकल के इसके पास गया, ऐसा ही फील हो रहा ना कि यहां से Q2 निकल के इसके पास चला गया। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या Q2 प्लस चार्ज गया? नहीं, यहां से इलेक्ट्रॉन आया, इधर से इलेक्ट्रॉन आया। लेकिन बात बराबर है, जो दिख रहा है उसके हिसाब से ही हम लोग काम करेंगे। तो आपकी मर्जी है, आप या तो इसको एक्चुअल जो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उसके टर्म में डिस्कस करो, या आप सीधा ये भी बोल सकते हो कि इससे प्लस चार्ज निकल के इसके पास पहुंच गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। और ये कंडक्शन तभी हो सकता है जब ये सारे किसी के बने हुए हों, कंडक्टर यानी मेटल्स के। दैट्स वाई ये मैंने आपको पहले ही बोला कि इस मेथड से जो चार्जिंग होती है वो सिर्फ हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। अब फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर देखें तो इनिशियली इस पे प्लस क्यू है, इस पे 0 है, और अभी इस पे प्लस Q1 और इस पे प्लस Q2 है। तो हम लोग यहां पे ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये जो आपका Q है दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आप कह सकते हो बच्चों कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में कोई भी पूछेगा चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है तो कहना इट इज यूज्ड फॉर कंडक्टर्स। और इसमें होता क्या है, दो डिफरेंट कंडक्टर्स को, एक चार्ज एक अनचार्ज को हम लोग वायर के थ्रू, वायर भी मेटालिक वायर ही होगा, कनेक्ट करते हैं। और चार्ज जो है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हम लोग वर्ड यूज कर लेंगे लेकिन आगे समझेंगे, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और इस तरीके से चार्ज हो गया। क्लियर है? तो पहले आप डायग्राम बना लो, फिर मैं लिखवा देता हूं। तो देखो बच्चों, हमने यहां पे लिख दिया है चार्जिंग बाय कंडक्शन इज यूज्ड फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, इन दिस केस वी कनेक्ट टू कंडक्टर्स, एक चार्ज होगा दूसरा अनचार्ज होगा विथ ए वायर, देन देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन कंडक्टर्स टिल देयर पोटेंशियल विल बिकम सेम, है ना। तो अगर एक चार्ज और एक अनचार्ज को कनेक्ट करोगे तो उनके बीच में चार्ज का फ्लो होगा तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, चलो तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की। ठीक है, अब ये चार्जिंग बाय इंडक्शन जो है इसका भी यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? कंडक्टर्स के लिए। चार्जिंग बाय इंडक्शन भी यूज होता है कंडक्टर्स के लिए। पहली बात ये दिमाग में सेट कर लो। अब ऐसा क्यों होता है वो भी आपको समझ में आएगा। ये जो इंडक्शन है बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, इसको आप अच्छे से समझो। और इसका भी हम लोग यूज करते हैं, खासकर आगे के चैप्टर्स में आपका कैपेसिटर वगैरह में ये बहुत काम का आएगा, या गॉस लॉ पढ़ते समय भी काम में आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अभी मैं कई सारे डायग्राम्स बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आप उसको तरीके से देखिए और समझिए। देखिए, पहली बात तो आप यहां पे लिख सकते हैं, एक हेडिंग दे दो, आप ये हेडिंग दे दो, और पहला तो यही स्टेटमेंट दे दो कि
कि इट इज यूज्ड फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर कंडक्टर्स। इसको भी हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? कंडक्टर्स के लिए। अब इसको मैं लैंग्वेज में लिखवाने के बजाय, इस प्रोसेस के पूरे लैंग्वेज को लिखवाने के बजाय मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, जिससे कि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। क्लियर है? चलो, तो आपने ये लिख लिया, मैं इसको ऊपर कर दूं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले एक काम करते हैं। अब हम लोग यहां पे एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। हमने एक मान लो स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया इस टाइप से। ठीक, अब ये अनचार्ज्ड है, न्यूट्रल है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। आप जानते हो अनचार्ज्ड भी है तो भी इसमें यूनिफॉर्मली प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान से देख लो, सभी जगह प्रोटॉन्स भी हैं। ये पूरा स्फेयर है, मेटालिक स्फेयर है ना, कंडक्टिंग स्फेयर है। तो सारे जगह पे आपके पॉजिटिवली चार्ज जो है वो ये एटम के अंदर होंगे निश्चित तौर पे, अलग से प्रोटॉन तो होता नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ सिर्फ प्रोटॉन अकेला नहीं होगा बच्चों, वहां पे इलेक्ट्रॉन भी होगा, और हर एक प्रोटॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी है, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या है? न्यूट्रल है ना। इसको बोलते हैं बच्चों यूनिफॉर्मली न्यूट्रल। एक और वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, ये मैक्रोस्कोपिकली भी न्यूट्रल है और माइक्रोस्कोपिकली भी न्यूट्रल है। अब ये मैं थोड़ा अलग आपको एक चीज बता रहा हूं, मैक्रो और माइक्रो का क्या मतलब हुआ सो समझो। पूरे स्फेयर को अगर देखेंगे तो भी न्यूट्रल है, और स्फेयर का एक छोटा सा हिस्सा देखेंगे तो भी न्यूट्रल है, क्योंकि प्रोटॉन्स भी सारी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी उनके अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पूरे स्फेयर की बात करें या छोटे से पोर्शन की बात करें, जब पूरे स्फेयर की बात करेंगे तो बोलेंगे मैक्रोस्कोपिकली, और जब किसी छोटे से पोर्शन की बात करेंगे तो कहेंगे माइक्रोस्कोपिकली। तो मैक्रोस्कोपिकली या माइक्रोस्कोपिकली ये दोनों ही तरीके से पूरी तरीके से न्यूट्रल है। मान लो तो कहोगे कि सर कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जहां ऐसा ना होता हो। बिल्कुल हो सकता है। मान लो कि कोई ऐसा सिस्टम सोचो जिसके एक तरफ प्लस हो, पूरा स्फेयर है, उसके एक किनारे पे प्लस इकट्ठा हो, दूसरे किनारे पे माइनस इकट्ठा हो। पूरे बॉडी के हिसाब से अगर देखें तो वो न्यूट्रली दिखाई पड़ेगा अभी भी, क्योंकि उस बॉडी के ही एक पोर्शन में प्लस है, दूसरे पोर्शन में माइनस है ना। तो मैक्रोस्कोपिकली तो ये न्यूट्रल हुआ, लेकिन किसी एक पोर्शन की बात करेंगे, आइदर दिस साइड और दैट साइड, तो वो आपका एक साइड पॉजिटिवली चार्ज आपको दिखेगा, दूसरे साइड नेगेटिवली। तो यहां ऐसा नहीं है, हमने जो स्फेयर लिया है वो इक्वली आपका क्या है? न्यूट्रल है, मैक्रोस्कोपिकली भी और माइक्रोस्कोपिकली भी। अब देखो क्या हुआ। अब इसके सामने हम लोग एक चार्ज्ड रॉड लेके आएंगे। अब वो चार्ज रॉड कहां से आएगा? तो बच्चों कहीं से भी ला सकते हैं, कंडक्शन के थ्रू भी ला सकते हैं उसको चार्ज करके, या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो हमने सबसे पहला पढ़ा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो उसमें ग्लास रॉड को जब आप सिल्क के ऊपर करते थे तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होता था। तो मान के चलो कि वही ग्लास रॉड है जो पॉजिटिवली चार्ज है, वही ग्लास रॉड है जो पॉजिटिवली चार्ज है, यहां पे हमने लिया है। अब देखो क्या होता है, ये जो ग्लास रॉड है जो आपने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, इसको अगर आप इस कंडक्टर के बगल में लेके आओगे, ये कंडक्टिंग स्फेयर है, इसको स्पष्ट लिख दें हम लोग फिर से, ये क्या है बच्चों? कंडक्टिंग स्फेयर, ये है कंडक्टिंग स्फेयर। तो इस ग्लास रॉड को जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसको अगर इस स्फेयर के पास लेके आओगे तो इसके जो सारे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेंगे? सोचो। तो बच्चों ये जो रॉड है, इसके जो पॉजिटिव चार्ज है इसके सारे प्लस को रिपेल करेंगे और इसके माइनस को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप समझते हो इस बात को कि इसमें जो भी प्लस चार्ज है वो कहां पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर। वो कहां पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर। क्या वो मूव कर सकता है? तो जवाब है नो, वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि
प्रोटॉन्स को कभी मूव नहीं करवाना है आपको, वो न्यूक्लियस के अंदर है, वो आपका जो है वो इमूवेबल है। लेकिन यहां पे कौन मूव कर सकता है? तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होते हैं। तो बच्चों ये सीधा जो प्लस चार्ज है ये सारे माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ऑटोमेटिकली ये माइनस जो है आपका अट्रैक्ट होके इस तरफ, यानी कि इस स्फीयर के इस साइड पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट डायग्राम अपना होगा, जो नेक्स्ट डायग्राम जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, वो आपको ऐसा दिखेगा। यहां पे आपका प्लस प्लस ये रॉड तो हो ही गया, ये नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और अब जो है ये हो गया आपका स्फीयर। एक सेकेंड, ये आपका स्फीयर हो गया। अब सीधी सी बात है, जब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो बच्चों यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इकट्ठा होंगे, है ना। उसको ब्लू कलर से ही बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा नजदीक रहें इन प्लस के। क्लियर? अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि प्लस सारे जगह नहीं है, प्लस तो है ही, लेकिन अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा प्लस का। तो होगा क्या बच्चों, जरा ध्यान से देखना। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दूर वाले इलेक्ट्रॉन जो इस सरफेस के नजदीक में है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन सारे ये इलेक्ट्रॉन भाग के इधर पहुंचेंगे। तो इधर जो मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को बनाया जो एक्सेस है। एक्सेस कहने का मतलब एक प्लस और एक माइनस, ये तो आपस में न्यूट्रलाइज हो गए, लेकिन इधर से जो दौड़ के इलेक्ट्रॉन आया है, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ही यहां पे शो किया गया। आई बात समझ में? यहां पे उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को शो किया गया है जो इधर से एक्स्ट्रा आए। तो ऑटोमेटिकली इधर अब फिर जो है, इधर कुछ ऐसे प्लस हो जाएंगे जिनकी बगल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, तो वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएंगे, तो उनको तुम ऐसे दिखा दो। अब इसका कतई ये मतलब नहीं है, कुछ लोगों को सोचते समय लगता है कि ये प्लस माइनस में से माइनस इधर इकट्ठा हो गया, प्लस इधर इकट्ठा हो गया, देखने में ऐसा आपको फील हो रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? तो सच्चाई यही है कि इधर जो है प्लस माइनस वो तो है ही, इधर का माइनस जो एक्स्ट्रा आया है उसी माइनस का मैंने डायग्राम बनाया, और इधर जो प्लस जो बच गया बिना माइनस के, उन प्लस का बना दिया। तो इधर नेट नेगेटिव हुआ, इधर नेट पॉजिटिव हुआ, और बीच में जो अभी भी न्यूट्रलाइज हैं एटम्स, उनका डायग्राम मैंने नहीं बनाया। तो इस तरीके से तुम कह सकते हो कि यहां पे इस तरफ माइनस क्यू आ गया होगा और इधर चार्ज आ गया होगा प्लस क्यू। एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से आए होंगे उतनी ही डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी यहां दिखेगी और उतनी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता यहां पे दिखेगी। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। क्या इस रॉड के वजह से आपका ये चार्ज हो चुका है? तो जवाब है नहीं, अभी भी चार्ज नहीं हुआ है। नेट चार्ज की बात करोगे तो जीरो ही है, ठीक है, बस चार्ज की शिफ्टिंग हो गई है। लेकिन अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखो। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, वो मैं यहां से आगे बनाता हूं। ये एरो दे दो इस तरीके से, यहां नीचे बना रहा हूं। ये रॉड उसी तरीके से अभी भी है, और इसके ऊपर आपका प्लस चार्ज भी है, और जहां तक इस स्फीयर की बात रही तो इस पे इधर नेगेटिव और इधर है पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव को रेड कलर से बना दिया जाए, इधर पॉजिटिव है। अब बच्चों यहां पे हम लोग एक प्रोसेस करने वाले हैं। हालांकि इस प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में हम लोग सेपरेट एक टॉपिक के रूप में ही पढ़ेंगे, जिसका नाम है अर्थिंग, ठीक है ना। हम लोग अलग से पढ़ेंगे जिसका क्या नाम है, अर्थिंग। वहां तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं उसका यूज करने वाला हूं। तो आप घबराना मत कि सर क्या बोल रहे हैं। आपने ऐसे नाम तो सुना होगा अर्थिंग, या उसको टेक्निकल टर्म इलेक्ट्रिकली हम लोग एक टर्म और यूज करते हैं, ग्राउंडेड, है ना। अर्थिंग बोलना या ग्राउंडेड,
किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करने को बोलते हैं अर्थिंग करना या उसको ग्राउंड कर देना। क्लियर है? तो बच्चों यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक वायर के थ्रू इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे एंड दिस इज सिंबल ऑफ अर्थिंग। ये जो है अर्थिंग का सिंबल होता है। अब ये अर्थिंग से होता क्या है, तो मैं फिर बोल रहा हूं, अर्थिंग हम लोग को डिटेल में पढ़ना है आगे चल के, लेकिन फिलहाल अर्थिंग से क्या होता है वो समझ लो। ये पहले तो इसका मैं नाम लिख दूं, ये हो गया आपका क्या, अर्थिंग। ये अर्थिंग कहलाएगा, ये कहलाया अर्थिंग। अर्थिंग्स का मतलब ये हुआ कि इसको आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ की ये खासियत होती है कि अर्थ के पास, अर्थ को हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये एक कंडक्टर है ना, अर्थ को हम लोग मान के चलते हैं ये कंडक्टर है और अर्थ के पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अब देखो, अगर इस पोर्शन को आपने वायर से कनेक्ट कर दिया, किसके साथ, अर्थ के साथ, ये अर्थिंग का सिंबल है, तो और तुरंत ही अर्थ यहां से क्या करेगी, अर्थ के पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को खबर लगेगा कि हमें कनेक्ट कर दिया गया है पॉजिटिव चार्ज से। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज दे रहा हूं मैं, ये सब ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आ के इन सभी पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। आई बात समझ में? अर्थिंग का क्या फायदा हुआ, अर्थिंग का फायदा ये हुआ कि अर्थ ने यहां से सप्लाई क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स। आप चाहो जितना चीज मैं समझा रहा हूं आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हो, ऐसे याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां अर्थिंग ऐसे आगे हम लोग को पढ़ना है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स आए और इलेक्ट्रॉन्स आके इन सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब नेक्स्ट डायग्राम क्या दिखेगा फिर अपना, तो नेक्स्ट डायग्राम ये दिखेगा। ये फिर से मैं रॉड बना दे रहा हूं, रॉड थोड़ा स्पेस कम है बच्चों, ये बन गया रॉड, ठीक है, और ये सामने में बन गया स्फेयर। अब स्फेयर के एक तरफ तो आपका माइनस है, देख लो, और दूसरे तरफ जो प्लस था, ये प्लस क्यों था, क्योंकि इसके सारे माइनस इधर भाग गए थे, इन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, जिस इलेक्ट्रॉन की भरपाई किसने कर दिया, अर्थ ने कर दिया। अर्थ ने इलेक्ट्रॉन यहां से भेजा और ये फिर से वापस न्यूट्रलाइज हो गया बच्चों। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब यहां पे कोई चार्ज तुमको नहीं शो करना है। इसका मतलब ये नहीं कि प्लस नीचे भाग गया, बल्कि ये हुआ कि नीचे से इलेक्ट्रॉन आके इन प्लसेस को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। तो कहने का मतलब है कि अब अर्थिंग रहे भी तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस तार को हटा भी दोगे तो काम चल जाएगा, है ना, अब हटा भी दोगे तो काम चल जाएगा। तो अब देखो, अभी तक हम लोग को अपना टारगेट लगभग मिल गया। अभी भी वर्ड हमने लगभग क्यों यूज किया सो सुन लो। तो अब अपने को टारगेट मिल गया क्या, कि हमें इस स्फेयर को नेट चार्ज देना था। तो तुम देखो ये स्फेयर पे नेट चार्ज हो गया -q, यहां पे 0 ही था लेकिन यहां पे अब -q आ गया। लेकिन अभी क्या है कि अभी भी चार्ज किसी खास एरिया में ही लोकलाइज्ड है, इधर कोई चार्ज नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि ये चार्ज पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इस रॉड को यहां से हटा दो और अर्थिंग को भी हटा दो। तो अगर रॉड को भी हटा दिया और अर्थिंग को भी हटा दिया तो फाइनल डायग्राम बच्चों तुमको ये मिल जाएगा। और ये डायग्राम क्यों मिलेगा मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। फाइनल डायग्राम जो तुम्हें मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ठीक है ना। तो चार्ज इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहोगे कैसे, क्यों हो गया डिस्ट्रीब्यूट? देखो, जब यहां पे प्लस था तो इनको खींच के रखे हुए था, जैसे ही ये रॉड को हटाओगे तो ये सारे जो माइनस हैं, ये प्लस जो है यहां माइनस को खींच के रखे हुए, जैसे ही तुम इस रॉड को हटा दिए, अर्थिंग भी हटा दिए, तो फिर इन माइनस को आपस में याद आ गया कि हम लोगों को रिपेल करना है। क्योंकि पहले भूल गए थे, ऑफ कोर्स भूल गए थे, क्योंकि पहले ये लोग था जो इनको खींच के रखे हुए था। जब ये चला जाएगा तब तो इनके बीच आपस में जो रिपल्शन है वही एग्जिस्ट करेगा, पहले ये अट्रैक्शन भी मौजूद था। तो जिसकी वजह से देखो ये पूरे
में आपका जो है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इस तरीके से आप देखो कि एक अनचार्ज स्फीयर से आपको एक चार्ज स्फीयर मिल गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। ये जो तुम्हारा ये जो इंड्यूस हो गया, ये इंड्यूस्ड चार्ज हुआ। ये जो नेगेटिव को खींच के इधर ले आना, पॉजिटिव को उधर कर देना, पॉजिटिव उधर गया नहीं है याद रखना, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। और ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। ये बैड कंडक्टर्स में नहीं हो सकता, प्लास्टिक के बॉल में नहीं हो सकता, क्योंकि प्लास्टिक के बॉल इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, उसके इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के इधर नहीं आएंगे, ये इसी का इलेक्ट्रॉन आ सकता है। समझ गए बात को? तो इसका मतलब ये है कि इंडक्शन तभी पॉसिबल है जब आप इसका यूज किसके लिए कर रहे हैं? कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो आप डायग्राम्स को बना लीजिए अच्छे से। और मैं तो कहूँगा कि मैं अब हर चीज़ को लिखाऊंगा नहीं, इसमें ढेर सारी चीज़ें लिखने, आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप जो जो मैंने बोला है उसको आप लिख भी सकते हैं, है ना, क्योंकि आपके पास तो ये रिकॉर्डिंग है ही, तो आप लिख भी लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग लास्ट प्रोसेस देखते हैं जिसका नाम है चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। अब ये चार्जिंग बाय पोलराइजेशन क्या है? बहुत सिंपल है। इसमें हम लोग जो यूज करते हैं इस मेथड को वो बैड कंडक्टर्स के लिए। अभी हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन देखा जो कंडक्टर्स के लिए था, और बच्चों ये है आपका बैड कंडक्टर्स के लिए। इसमें एक टर्म, टेक्निकल टर्म हम लोग यूज करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल का। इलेक्ट्रिक डायपोल अलग से अपने को डिटेल में पढ़ना है, पोलराइजेशन भी डिटेल में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा उसका मैं यूज यहां करूंगा, आप उसको समझना, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग इसमें जो हम लोग लिख देंगे, पहला स्टेटमेंट यही देंगे कि इट इज यूज्ड, है ना, इट इज यूज्ड फॉर चार्जिंग, इट इज यूज्ड फॉर चार्जिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग, जिसको हम लोग बैड कंडक्टर या डाइइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, है ना। हम लोग यहां ज्यादातर डाइइलेक्ट्रिक्स का यूज करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इट इज यूज्ड फॉर चार्जिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है ना, सब्सटेंस। अब आखिर इसमें होता क्या है ना, इसमें क्या होता है उस बात को समझो। पहले सबसे पहली बात, आपको मैं जो डाइइलेक्ट्रिक है या इंसुलेटर है उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। उसके इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। एक काम वहां हो सकता है कि उन दोनों के बीच में थोड़ा सेपरेशन हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से तो फ्री नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्लाइटली डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो जिससे जो मॉलिक्यूल है वो एक डायपोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एग्जैक्ट इसका मैकेनिज्म तो तुमको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझो कि जो डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स यानी कि बैड कंडक्टर, डाइइलेक्ट्रिक्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूलर डायपोल्स। और मॉलिक्यूलर डायपोल्स क्या है? तो मॉलिक्यूलर डायपोल्स सिंपल सी बात है कि मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक पॉइंट पे रहने के बजाय एक दूसरे से स्लाइट डिस्टेंस पे होता है। मतलब कि कहो कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। और इन दोनों के इस सिस्टम को हम लोग ऐसे सिंबल से दिखाएंगे, है ना। हालांकि ऐसा ये सिंबल जो हमने यूज किया है किसके लिए यूज किया है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल या मॉलिक्यूलर डायपोल को रिप्रेजेंट करने के लिए, जहां प्लस चार्ज और माइनस चार्ज स्लाइटली दूरी पे होते हैं, है ना। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल्स, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप का है, एक आपका पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, ढेर सारी बातें हैं। आपको बस थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इतना ही यहां समझो, फिर सिर्फ कि आगे सारा डिटेल आपको मिलेगा। यहां सिर्फ ये समझना है कि डाइइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं मॉलिक्यूलर डायपोल्स के बने होते हैं, जहां पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज
सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से बिल्कुल फ्री नहीं है, इसको ये छोड़ के नहीं जा सकता है, ये बात अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। और अब देखो, अगर मान लो कि हमने एक डायग्राम बनाया, एक टुकड़ा लिया, दिस इज स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक। स्लैब मतलब कोई छोटा सा टुकड़ा, स्लैब ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, एक डाइलेक्ट्रिक यानी बैड कंडक्टर के सब्सटेंस का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। तो इसमें ऐसे ही ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि सब्सटेंस तो मॉलिक्यूल्स का बना होता है, लेकिन ये सारे मॉलिक्यूल्स एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, मतलब जैसे तैसे। रैंडम का मतलब जैसे तैसे, मतलब देखो ऐसे होगा, कोई मॉलिक्यूल ऐसे होगा, है ना, ये जो शेप में बना रहा हूं मॉलिक्यूल्स के लिए, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा। देखो ये रैंडम है, दिस इज कॉल्ड रैंडम ओरिएंटेशन, है ना, ये रैंडमली ओरिएंटेड है, ये सारे रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई परफेक्ट ओरिएंटेशन नहीं है इनकी। और सब में बना दो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, मतलब पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर, पॉजिटिव चार्ज सेंटर, नेगेटिव चार्ज सेंटर। क्लियर है? इस तरीके से हमने बना दिया, पॉजिटिव चार्ज सेंटर, नेगेटिव चार्ज सेंटर। तो बच्चों देखो ये अपना तैयार हो गया, ये डाइलेक्ट्रिक का एक स्लैब हमने आपके लिए बना दिया। लेकिन आप देख सकते हो ना, ये रैंडमली ओरिएंटेड है। अब इसी में अब देखो कि अपना चार्जिंग से क्या होगा नहीं होगा, अभी अपने को समझ में आएगा। पहले आप ये डायग्राम को अच्छे से बना लो, ठीक है, ये सब कुछ लिख लो अच्छे से। अब बच्चों देखो ये आपका डाइलेक्ट्रिक है जिसके डाइपोल्स जो हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है। अब अपने को इसको चार्ज करना है, तो एक काम करते हैं, जिस तरीके से इंडक्शन में हम लोग एक रॉड लेके आए, यहां भी हम लोग एक रॉड लेके आते हैं, है ना। एक रॉड लेके आए, इस तरीके से रख दिए रॉड को। अब रॉड को हमने यहां पे रखा, ठीक है, और रॉड को जो लाया हमने यहां पे, उसे पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। वही सिल्क का ये ग्लास रॉड है बच्चों। तो कहोगे अब यहां क्या होगा, कंडक्शन में तो आपका इंडक्शन में तो आपका कंडक्टर था, तो इलेक्ट्रॉन्स को उसने अट्रैक्ट किया, यहां क्या करेगा। तो बच्चों यहां पे भी ये कुछ करेगा, करेगा क्या वो समझो। जैसे मैं यहां बगल में आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, मान लो किसी एक मॉलिक्यूल को आप बाहर निकाल लो और फिर देखते हैं क्या होगा। इसमें ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। इस रॉड का जो प्लस है वो इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, है ना, ये इसको रिपेल करेगा, और इस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बच्चों हमने रोटेशन में पढ़ा है, रोटेशन में हमने देखा है कि अगर ऐसे फोर्स लगता है, इस पे ऐसे फोर्स लगेगा तो इस पे एक टॉर्क लगेगा। तो एक टॉर्क लगेगा, खुद सोचो, इस पे ऐसे फोर्स लगेगा, इस पे ऐसे फोर्स लगेगा, तो ये बिल्कुल ऐसे परफेक्ट सीधा हो जाएगा कि नहीं। देखो ये ऐसे सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पे फोर्स लगने से ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, है ना, ये आपका इस फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, मतलब इधर माइनस इधर प्लस। तो ये रॉड क्या करेगा, इन सभी मॉलिक्यूलर डायपोल को इस परफेक्ट ओरिएंटेशन में ढाल देगा। तो नेक्स्ट डायग्राम ठीक इंडक्शन जैसा ही हम लोग यहां भी कर रहे हैं। नेक्स्ट डायग्राम फिर से हमने एक रॉड बना लिया है, देखो ये रॉड बन गया। रॉड के ऊपर प्लस चार्ज दिखा दो, रॉड के ऊपर प्लस चार्ज दिखा दो, और उसके बाद यहां पे आप उसी स्लैब को बना दो, ये स्लैब बन गया। और इस स्लैब में ये सारे मॉलिक्यूल्स को तरीके से अरेंज कर दो, तरीके से मतलब ऐसे, परफेक्ट ओरिएंटेशन, परफेक्ट ओरिएंटेशन। तो बच्चों देखो इसको मैंने परफेक्टली अरेंज कर दिया है। तो आप एक बात गौर करना कि ये सारा माइनस और इधर वाला सब प्लस, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर कोई नहीं है, और इधर लास्ट वाले प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर कोई नहीं है। बीच वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो फाइनल इसके बाद का डायग्राम आपको क्या दिखेगा, फिर से आप एक रॉड बना दो और रॉड पे चार्ज दिखा दो प्लस प्लस, समझ रहे हो बात को, रॉड पे प्लस प्लस चार्ज दिखा दो, और ये स्लैब बन गया अपना, फिर से डाइलेक्ट्रिक का ये स्लैब बन गया। और ये जो डाइलेक्ट्रिक का स्लैब बन गया बच्चों,
इसमें देखो यहां पे आपका आ गया माइनस, ठीक, और ये हो गया प्लस। ये कौन सा माइनस है? ये माइनस कहीं से आया नहीं है, इसके ये सारे माइनस को मैंने यहां पे शो कर दिया है, इधर वाले पॉजिटिव को भी हमने यहां पे दिखा दिया है। इसका नाम रख दिया माइनस QP, P फॉर पोलराइज्ड चार्ज, है ना। ये जो माइनस QP का मतलब हो गया, यहां पे हमने इसको नाम रख दिया पोलराइज्ड चार्ज, ठीक है। और इधर आ गया आपका प्लस QP। अब ये इंडक्शन से अलग है, यहां पे कोई माइग्रेशन नहीं हुई है, कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हुआ, बस ये डायपोल अपने आप को सही से अरेंज कर लिया है, तो इधर माइनस QP और इधर प्लस QP। तो ये जो आप देख रहे हो चार्ज जो डेवलप हुआ, इसको ही बोलते हैं बच्चों पोलराइजेशन, है ना। लेकिन अभी भी ये नेट चार्ज तो नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो माइनस है, यहां पे प्लस है, तो नेट चार्ज तो 0 है। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर तुम्हारे दिमाग में आ रही हुई कि अर्थिंग करेंगे। ऑफ कोर्स अर्थिंग करेंगे, लेकिन अर्थिंग इस बार किसी एक पॉइंट पे वायर को टच करने से नहीं होगा, क्योंकि ये बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन सब जगह जाके प्लस नहीं करेगा, बल्कि पूरे एक रॉड से इसको चिपकाना होगा, ताकि हर एक प्लस को सेपरेटली जो है वो क्या कर दिया जाए बच्चों, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो नेक्स्ट डायग्राम अपना ये हो गया, ये आपका रॉड हो गया, रॉड पे प्लस प्लस चार्ज दिखा दो, ठीक है। और ये आपका जो स्लैब है, ये आपका स्लैब हो गया, और स्लैब पे बच्चों यहां पे आपने अर्थिंग कर देना है। ये अर्थिंग थोड़ा अलग टाइप से मैंने दिखाया, वायर को सब जगह टच कराना है, ताकि सारे प्लस को ये न्यूट्रलाइज कर दे, और इधर क्या बच जाएगा माइनस, ये माइनस QP। और यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, आप बना देना, ये अर्थिंग का साइन हो गया। क्लियर? तो अब देखो इस पे नेट माइनस QP आ गया। फिर तुम कहोगे कि सर यहाँ भी ऐसा होगा कि अगर हम इसको हटा लेंगे, इस रॉड को हटा लेंगे, तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? नहीं, वो कंडक्टर था, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर जा सकते थे, लेकिन आपको पता है कि ये माइनस चार्ज जो है दरअसल एक मॉलिक्यूल का बंधा हुआ चार्ज ही है। तो इस रॉड को अगर हटा भी लोगे तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये फाइनल डायग्राम। तो देखो कौन कौन सा डायग्राम तुम्हें बनाना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है? तो ये है आपका चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस तरीके से अभी तक हमने कवर क्या कर लिया, पहले हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज को समझ लिया, उसके बाद हमने क्या समझा, चार्जिंग के मेथड्स को। अब रियल चैप्टर में हम लोग इंटर कर गए, तो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा वो होगा किसके ऊपर, कूलम्स लॉ के ऊपर। ठीक है, वहां से आपको और मजा आएगा, वहां से फॉर्मूला आएगा, वहां से फिर आपको इक्वेशंस बनेंगे, फिर आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो इसको राइट डाउन कर लीजिए।